नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कालका क्लासेस पे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 300 यानी 300 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपकी सीबीएसई टर्म 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आशा करता हूं आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका पता है कि जो मैग्नीशियम जो होता है उसको हम जलाते हैं तो उसका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। यानी ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। दानेदार जिंक पर तन्नु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी। तो आपको पता है कि जिंक जब HCl के साथ में रिएक्शन करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, तो आपको पता है क्या बनता है, जिंक क्लोराइड। और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। किस गैस की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो कोई किसी भी चीज़ का दहन होता है तो उसके लिए कौन सी गैस जो होती है वो दहन के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑक्सीजन गैस उत्तरदायी होती है। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है। अभिक्रिया में जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखो, रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है तो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और रासायनिक परिवर्तन होने के बाद जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाकर किस ओर लिखा जाता है। तो देखिए किस ओर लिखा जाता है, अभिकारकों का, अभिकारकों के बीच, यानी A+B। और इस प्रकार से हम एरो लगाते हैं C+D। ये होते हैं हमारे उत्पाद। ये हमारी क्या है, दाईं तरफ। ये हमारा क्या है, दाईं तरफ। और ये हमारी बायां तरफ। तो हम किस ओर लिखते हैं, बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक ये हैं तो इनके बीच में प्लस निशान ये लगाया हमें, तो ये किस तरफ लिखे गए, ये क्या हमारा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। तो यानी बाईं ओर। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। अभिक्रिया के तीर का सिरा किस ओर होता है। तो तीर का सिरा हमेशा किस ओर होता है, यानी प्रोडक्ट, यानी उत्पाद की तरफ होता है। तो यानी ऑप्शन आपका ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछा गया है। द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण होता है न विनाश होता है। तो किसका, ऐसा किस में होता है, ऐसा द्रव्यमान। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, सी होगा। यानी द्रव्यमान का रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण होता है न क्या होता है, विनाश होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है। कौन सा चिन्ह दर्शाता है कि उत्पन्न उत्पाद अवक्षेप है। तो अवक्षेप के लिए हमेशा इस प्रकार का एरो लगाया जाता है। तो यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। यानी ऑप्शन डी क्या होता है हमारा, करेक्ट हो जाएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया है। 10 में पूछा गया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक एकल उत्पाद निर्मित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, ऐसी अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और संयोजन अभिक्रिया में आपको पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक सिंगल पदार्थ बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं। तो ये हमारी इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सुविधा के लिए परमाणु वाले यौगिकों को संतुलित करना चाहिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय सबसे पहले हमें अधिक परमाणु वाले यौगिकों को बैलेंस यानी संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी पहले वो करने चाहिए, उसके बाद में कम वाले हमें करने चाहिए। यानी ऑप्शन हमारा बी क्या होगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर कैसे दिखाया जाता है। तो तीर के ऊपर दिखाया जाता है या नीचे दिखाया जाता है। तो हमेशा तीर के क्या किया जाता है, ऊपर भी दिखा सकते हैं हम और नीचे भी।
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। यानी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा ताप को दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे हम पास्कल लिख सकते हैं, हम एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर नीचे हम दोनों लिख सकते हैं, एरो के ऊपर नीचे। तो ऑप्शन हमारा इस हिसाब से क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसके टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसा किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपसी आबंध। यानी आबंध जो बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड, नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, नए आबंध बनते हैं। तो आपसी बॉन्ड जैसे ए और बी है, तो ए और बी की रिएक्शन हम सी के साथ करते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, आबंध, वो टूट जाता है और वो किसके बीच में बन जाता है, ए सी के बीच में बन जाता है। तो आपसी आबंध के क्या होते हैं, टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए ठीक होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद किस अभिक्रिया में बनाते हैं। तो ऐसा होता है हमारा वियोजन यानी संयोजन अभिक्रिया में। यानी संयोजन में क्या होता है, अभी बताया था आपको, ए और बी यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। यानी ऑप्शन आपका सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, मीथेन को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 है, और साथ में क्या बनती है, इसमें एनर्जी मतलब निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि जब किसी अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और अवशोषण होता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 H2 और प्लस में ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ये हमारी ग्लूकोज दे रखा है और ये ऑक्सीजन दे रखा है और ये H2O। तो आपको बना जो प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, वो CO2 और H2O प्लस में ऊर्जा। यह अभिक्रिया किसका मतलब उदाहरण है। तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि इस प्रकार की अभिक्रिया किस में होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो हमारी होती है श्वसन अभिक्रिया। क्या होती है, श्वसन अभिक्रिया। ठीक है, श्वसन अभिक्रिया का ये प्रोडक्ट, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 H2 और प्लस में ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका ये अभिक्रिया का उदाहरण है, ये हमारा किसका होता है, श्वसन। क्योंकि श्वसन में ही क्या होती है, CO2 बनती है और H2O बनती है और प्लस में ऊर्जा। हम ग्लूकोज खाते हैं और वो किसकी प्रेजेंस में टूटती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, CO2 H2 और प्लस में ऊर्जा। तो ये क्या है, श्वसन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो साग सब्जियां जो विघटित होकर के क्या होती हैं, डिकम्पोज तो हो जाती हैं, प्लस में क्या निकलती हैं, ऊष्मा उनसे निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साथ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे हम, जब उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने के बाद में वो किस में बदल जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस में CO2 गैस में। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या क्या कहलाती है, इस प्रकार की अभिक्रिया हमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी जिसमें सिंगल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, तो वो रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, बी वाला करेक्ट हो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं हमसे, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। उसको मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न जो गलत हैं। तो इसमें चैप्टर 1 के अंदर जो आपका 20 वाला जो क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना किस सूत्र से प्रकट किया जाता है। तो उसका सही उत्तर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिना बुझा हुआ पूछ लिया जाए आपसे तो उसका सही उत्तर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 वाला, क्वेश्चन 45 वाला कुछ इस प्रकार से, फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र है वो बताना आपको।
तो फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, Fe2O3 होता है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। अगर आपसे फेरस ऑक्साइड का पूछ लिया जाए, फेरस ऑक्साइड का रहेगा, वो रहेगा हमारा FeO। ये याद रखना आपको, फेरस ऑक्साइड का FeO होता है और फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 होता है, ये वाला। तो आपको इसको ठीक कर लेना है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 से चलते हैं। चैप्टर 6 में जो क्वेश्चन है आपका 45 वाला, उसमें है अमरबेल में पोषण होता है। तो अमरबेल में जो पोषण होता है वो होता है विषम पोषी पोषण, क्योंकि अमरबेल अपना पोषण खुद तैयार नहीं करता, वो जिस प्लांट के ऊपर रहता है उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विषम पोषी। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, जिसमें से आपका 19 वाला क्वेश्चन गलत है। 19 वाले क्वेश्चन की आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। जो देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि जो प्रकाश की किरण ए माध्यम से बी माध्यम से गुजरती है, तो बी का माध्यम ए माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखिए अपवर्तनांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है म्यू, जो होता है वो साइन आई अपॉन में साइन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि बी का माध्यम, यानी ऊपर हमें लेना है बी वाला और नीचे वाला है ए वाला लेना है। तो आप देखिए बी माध्यम में जो कोण है, आई का मतलब कोण क्या है, आपको पता है कि माध्यम ए में यानी आपतित कोण और क्या होता है फिर परावर्तित कोण। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है, ये वाला आपका आई एंगल ये होगा और आर एंगल आपका 60 वाला होगा। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है साइन आई, यानी साइन आई के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पहले बी वाला लेना है उसके बाद में ए वाला लेना है। तो साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन 60। तो देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू लिखनी है साइन 60 की। तो आप देखिए 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो ये वैल्यू होती है आपकी। तो इसमें आप अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका जो सही उत्तर निकल के आएगा वो आएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन आएगा आपका बी वाला आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी इसमें ठीक रहेगा। इससे आपका क्या आएगा, दोनों जो माध्यम बी का माध्यम बी है और ए के अनुसार उसका सापेक्ष अपवर्तनांक निकल आएगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, बुझा हुआ चूना किस सूत्र से प्रकट किया जाता है। बुझा हुआ चूना जो होता है वो किस सूत्र से प्रकट किया जाता है, उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा लिखा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिना बुझा, तो बिना बुझा में क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सी वाला उस केस में आपका राइट आंसर होता है। तो इस केस में आपका जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में इसका क्या हो जाता है, विघटन यानी टूट जाता है ये, और यह किस प्रकार की क्रिया है। तो आप देखो इसमें किस प्रकार की क्रिया है ये। तो जब किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश, यानी हम क्या दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश के माध्यम से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। तो उस उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी, यानी उष्मा हम दे रहे हैं रिएक्शन को करवाने के लिए, तो उष्मा शोषी, और उष्मा निकलती है तो उष्मा शेपी कहलाती है। तो ये अभिक्रिया जो हमारी क्या कहलाती है, उष्मा शोषी, यानी ऑप्शन आपका ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं। देखिए ये आयरन है, ये कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी, किस प्रकार की रिएक्शन होती है, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं हम इसको। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन दोनों पाए जाएं, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, संसारित तांबे का रंग कैसे होता है। तो संसारित जो तांबा जब खराब हो जाता है, यानी जंग लग जाता है उसको, तो उसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। अगर आपसे लोहे का पूछ लिया जाए तो भूरे रंग का हो जाता है। चांदी जो होती है वो काले रंग की पड़ जाती है,
और जो तांबा होता है वो हमारा हरा रंग का पड़ जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछा गया आपसे, चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर किस गैस को भर देते हैं। तो उसमें हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस आपको पता है कि अक्रिय गैस होती है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती और फूड को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन आपको पता है कि जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि एलपीजी जो होती है, एलपीजी में आपको पता है कि ब्यूटेन गैस होती है, प्रोपेन ब्यूटेन गैस होती है। जब उसको हम दहन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O बनता है और प्लस में एनर्जी निकलती है। तो इसमें क्या हो रहा है, नए पदार्थ बन रहे हैं। तो एलपीजी का दहन जो होता है वो हमारा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बाकी सभी में हम क्या कर सकते हैं, ये क्या जल में नमक का घुलना क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। जल वाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती है, तो ये भी क्या हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्न अभिक्रिया उदाहरण उदाहरण दे रखा आपको, जैसे कि अमोनिया SO2 ये बनाकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। तो आपको बताना है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको देखिए इसमें से क्या बताना है, आप देखिए इसमें क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो किसके स्थान पे आ रही है, सल्फर के स्थान पे आ रही है। नाइट्रोजन जो है वो सल्फर के स्थान पे भी आ रही है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया भी है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्रोजन है उसका हट रहा है, यानी नाइट्रोजन यहाँ से विस्थापित जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उपचयन हो रहा है। और यहाँ पे सल्फर के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हट रही है, तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग बन रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इसका मतलब उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। उदासीनीकरण नहीं है, संयोजन नहीं है, और इसके अलावा ये 1 और 3 है, यानी विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होगा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती हो। तो उसमें देखिए चूने और जल की अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और अम्ल का तन्नुकरण करते हैं, वो भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जल का वाष्पन, कपूर का उद्रवपातन जो होता है, ये ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया नहीं होती। तो यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन ए वाला जो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी दोहरी विच्छेदन अभिक्रिया है। तो दोहरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछा गया है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होगा वो आपका कौन सा होगा। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों का कंपाउंड होना, दोनों का यौगिक होना जरूरी है। तो ये हमारा यौगिक है, जबकि ये तो एक तत्व है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में देखिए ये दोनों मिल करके CO2 बनाएंगे, तो ये दोहरी अभिक्रिया, इन डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं हो सकता। उसके बाद में ये वाला देखिए, ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ऊष्माक्षेपी है, लेकिन इसमें क्या है, विस्थापन द्विविस्थापन नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए सल्फेट जो है वो क्लोरीन की जगह पे जा रहा है, सल्फेट जो है वो क्लोरीन के स्थान पे जा रहा है इस प्रकार से, और क्लोरीन सल्फेट के स्थान पे और सल्फेट क्लोरीन के स्थान पे। तो इनसे क्या बन रहे हैं, दो यौगिक। इसमें आपको पता है कि क्या बनता है, अवक्षेप भी बनता है। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है, द्विविस्थापन यानी दोहरी विच्छेदन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन आपका केवल 2 ठीक होगा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया बतानी है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करें। तो देखिए इसमें कौन सा हो सकता है हमारा करेक्ट, जो राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें ये देखिए, ये तो वियोजन का है, ये नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, यानी दूसरा ठीक है हमारा, और तीसरा भी क्या है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा हमारा। तो केवल 2 और 3 किस ऑप्शन में दे रखा है हमारा, डी में, क्योंकि दोनों में 2 मिल करके 1 बना रहा है, इसमें भी 2 मिल करके 1 बना रहा है। तो ऑप्शन डी यानी 2 और
3 सही है, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी गैसें तेल के दीर्घकालीन भंडारण में प्रयुक्त की जाती है। तो तेल के दीर्घकालीन भंडारण में कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम और नाइट्रोजन, क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है, इसलिए इसका दीर्घकालीन भंडारण तेल के दीर्घकालीन भंडारण में प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कौन सा है। तो देखिए, गैस सिलेंडर में O2 को दबाव सहित भंडारण, वायु का द्रवीकरण, पेट्रोल को खुली प्लेट में रखना, तांबे को उच्च ताप पे गर्म करना। तांबे को जब हम उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो इसमें ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछा गया है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन अभिक्रिया के विषय में सही है। तो सही है वो बताना आपको। तो इसमें देखिए आपका जो सही आंसर हम करते हैं इसमें यहाँ पे लोही नहीं है, लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो लोहे का देखो, लोहे के साथ में यहाँ पर लोहे के साथ में यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद में देखिए जल अप अपचेत हो रहा है। तो जल अपचेत हो रहा है या नहीं हो रहा, देखो जल के साथ में जल है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन इसकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन है यहाँ पे जल के साथ में, तो इसके साथ में यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है। तो ऑक्सीजन हट रही है तो इसका मतलब अपचेत भी हो रहा है, तो ये भी सही बात है। उसके बाद में क्वेश्चन 3 पे आते हैं, जल अपचाय का कार्य कर रहा है, ये नहीं है इसमें, क्योंकि अब खुद क्या हो रहा है, ये अपचेत हो रहा है। अपचाय क्या कर किसका, जो दूसरे का अपचयन कर दे और खुद का क्या हो जाए, ऑक्सी यानी ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीकरण हो जाए। तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत है। जल ऑक्सीकरण का कार्य कर रहा है, हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 वाले पॉइंट सही है। तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछा गया है। 34 में पूछा गया है कि पोटाशियम क्लोरेट जो होता है उसको उत्प्रेरक की सहायता से गर्म करते हैं तो वो पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह विच्छेदन और उष्माशोषी अभिक्रिया, देखो उष्मा का यूज कर रहे हैं हम इसको, तो उष्माशोषी अभिक्रिया तो होगा। तो इसका मतलब, और यह विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब डिकम्पोजन, विघटन। तो इसमें विघटन भी हो रहा है पोटाशियम क्लोरेट का। तो इसका मतलब ये पॉइंट हमारा ए वाला बिल्कुल सही है, बाकी जो पॉइंट है वो गलत है। ऑप्शन इसका एक सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, जल का विद्युत छेदन विच्छेदन अभिक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपको मोल अनुपात बताना है। तो देखिए मोल अनुपात क्या होगा इसमें। तो इसमें जब H2O का हम विद्युत की सहायता से विच्छेदन करते हैं यानी अपघटन करते हैं, तो आपको पता है कि यह अभिक्रिया बनती है हमारी O2। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, और ऑक्सीजन के हैं वो कितने हैं, 1। तो ये अनुपात आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 1:1 माना जाएगा। तो 2:1 है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी सही होगा। तो इसमें आपका बी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, लेड नाइट्रेट का जो सही सूत्र होता है वो क्या है। तो देखिए लेड और ये होता है नाइट्रेट, हम इस प्रकार से
चैप्टर 3 धातु और अधातु से हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन पे, धातुओं का पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं? तो इस गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आघात वर्धकता। यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातुओं का वह गुण जिसकी सहायता से हम पतले तारों में बदल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तन्यता का गुण कहलाता। यानी उस केस में हमारा ऑप्शन बी होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन धातुओं को क्या कहते हैं हम? ध्वनिक बोलते हैं या सोनोरस बोलते हैं? यानी हमारा ऑप्शन ए और बी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए बी यानी उपरोक्त दोनों, ठीक है, उपरोक्त दोनों। यानी सी आपका ध्वनिक, जो ध्वनि उत्पन्न करती है, सोनोरस जो साउंड उत्पन्न करती है। यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है आपकी? कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगर धातुओं में पूछ लिया जाए तो वो कौन सी धातु होती है जो कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में होती है? तो वो मरकरी होती है, ये याद रखना आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से जो कटने वाली जो धातु होती है वो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, यानी तीनों होती है, उपरोक्त सभी। और सोडियम, पोटासियम जैसी धातुओं को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो नमी और ऑक्सीजन और H2O से रिएक्शन न कर सकें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एल्यूमिनियम पे मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडीकरण। यानी ऑप्शन आपका ए क्या होगा? सही होगा। यानी एनोडीकरण बोलते हैं हम। सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सक्रियता श्रेणी में जो अभी अधिक, इनमें से आपको बताना है सोडियम, मैग्नीशियम, ये क्या Au हमारा क्या गोल्ड, और पोटाशियम। तो सबसे ऊपर कौन होती है? पोटाशियम होती है। पोटाशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक, आपको पता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये एक आयनिक यौगिक है। क्या है? आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिकों के जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 2850 इसका क्या होता है? गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है बच्चों? गलनांक वो होता है जिस तापमान पे कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में बदलता है। तो वो तापमान कितने पे बदलेगा ये द्रव्य अवस्था में? 2850 पे। उसके बाद में 28 के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, पृथ्वी की भूपटरी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? तो हम उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका ए क्या होगा? सही है। उसके बाद में प्रश्न 9 में देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया दे रखी है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। आपको पता कि विस्थापन अभिक्रिया है, और ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम होता है और वो क्या होता है? थर्मीट रिएक्शन। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। थर्मीट अभिक्रिया बोलते हैं इस रिएक्शन को, याद रखना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। 22 कैरेट सोने में तांबा या चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है? तो आपको पता है कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 का होता है, तो 24 में से 22 गए तो 2 कैरेट में क्या होता है? तांबा या चांदी उपस्थित होती है। ऑप्शन आपका ए क्या होगा? सही होगा। इसके बाद में 12 के क्वेश्चन में, सीसा व टीन की मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं? तो सीसा जो टीन होती है उसकी मिश्र धातु को हम सोल्डर बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका सही है। और सोल्डर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? सोल्डर का उपयोग हम क्या करते हैं? वायर को जो हम टांके लगाते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक कौन सा नहीं? देखो, पोटासियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन होगा 14 वाले में वो होगा 2 और 3। यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखो ये HCl आयनिक यौगिक नहीं है और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये आयनिक यौगिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड ये दोनों क्या हमारे आयनिक यौगिक है। यानी ऑप्शन आपका बी, यानी 2 वाला और 3 वाला ये आयनिक यौगिक नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर
15 में देखिए क्या पूछा गया आपसे। 15 में पूछा गया धातुएं प्राय कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती। पहला जो ऑप्शन है वो तन्यता, ये धातु गुण शो करती हैं, तन्यता का गुण दिखा शो करती हैं। आघात वर्ध्यता का भी करती हैं, ध्वनि उत्पन्न भी करती है। दूसरता का जो गुण होता है ये प्रदर्शित नहीं करती। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती, आयरन नहीं करती, क्योंकि आयरन जो होता है वो किसके साथ में करती है, भाप से अभिक्रिया करती है। पानी की जो भाप होती है उसके साथ में रिएक्शन करती है, ठंडे जल और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन डी आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो ये अभी हम कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन हमने बताया था बी, यानी 2 यानी HCl नहीं है और कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है। उसके बाद में प्रश्न 28 में देखिए क्या पूछा गया है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। तो द्रव अवस्था में जो धातु होती है वो क्या होती है, मरकरी होती है कमरे के तापमान पे। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। प्रश्न 19 में क्या पूछा गया है कि किन के द्रवित अवस्था में क्लोराइडों का विद्युत विच्छेदन से धातुएं प्राप्त होती है। तो ऐसा किस में होता है, आपका सोडियम का होता है और इसके अलावा कैल्शियम में होते हैं, क्योंकि दोनों आयनिक यौगिक होते हैं, बनाते हैं, बाकी इनमें नहीं होता। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है आपका, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सी धातु चमक युक्त होती है। तो चमक युक्त में आपको पता है कि आयोडीन होती है और डायमंड होता है। तो इसमें आयोडीन दे रखा है, तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा, सही होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन जलकर ये क्या होती है, चमक नहीं होती में। उसको कॉपर को खुला छोड़ देने पे उसमें हरे रंग की परत जम जाती है, तो उसका नाम बताना आपको। तो उसका जो नाम होता है वो आपका कॉपर कार्बोनेट होता है। उस हरे परत का जो फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में होती है, तो वो होती है हमारी ब्रोमीन। तो याद रखना ब्रोमीन आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न में से किस में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी पॉसिबल हो सकती है, यानी विस्थापन अभिक्रिया कौन सी हो सकती है। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया। देखो आयरन आयरन रिएक्शन कब करेगा, आयरन रिएक्शन जब आयरन जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा तभी करेगा, लेकिन जिंक यहाँ पे ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो नहीं होगी ये। इसमें देखिए ये भी नहीं होगी, क्योंकि आयरन से ज़्यादा तभी करेगा जब आयरन मैग्नीशियम से ज़्यादा विक्रियाशील हो, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम ज़्यादा विक्रियाशील है तो ये भी नहीं होगी। लेड से मैग्नीशियम लेड से ज़्यादा विक्रियाशील होता है तो ये नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा विक्रियाशील है, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हमारी हो जाएगी और क्या बन जाएगा, FeSO4 और प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाली रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। 24 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है विद्युत की तारों पे किसका आवरण चढ़ाया जाता है। तो विद्युत की जो तार होती है आपको पता है कि वो विद्युत की सुचालक होती है, उसमें करंट आता है तो उसको क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है। तो वो क्या होती है, जो रबड़ का आवरण होता है, यानी वो किसका होता है, PVC बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 25 में देखिए क्या पूछा गया है, 3 तत्वों XYZ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया आपको। X का विन्यास 2 8, यानी 8 जो होते हैं बारह कोष में 8 इलेक्ट्रॉन किस केस में होते हैं, नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस क्या होती है, अधातु। तो इसका मतलब X क्या होता है हमारा, अधातु होगा। Y जो होता है देखिए 7 भी किस में आती हैं, कौन से परिवार से आते हैं, हैलोजन, यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, इन सभी के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बारह कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसका मतलब पहला X और Y दोनों क्या है, अधातु। 2 इलेक्ट्रॉन किसके 12 कोष में आते हैं, जैसे मैग्नीशियम है कैल्शियम है। जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2 ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये सभी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। इसका मतलब XY अधातु है और Z जो है क्या, वो क्या है, धातु है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, X धातु है, गलत है बिल्कुल। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि अधातु है। Y धातु है, ये गलत है। Z अधातु है, गलत है। Y अधातु है और Z धातु है, ये सही है बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्न में से किस मिश्र धातु में पारा मिला होता है। तो पारा किस में मिला होता है वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका जिंक सरस होता है, जिंक सरस में पारा और जिंक जो होता है
ये मिलके बनाते हैं मिश्र धातु। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में 27 के क्वेश्चन में कौन सी धातु अति सक्रिय, जल के प्रति क्रियाशील और वायु में खुली रखने योग्य नहीं होती? तो वो आपको पता है कि कौन सी धातु नहीं होती, वो होती है सोडियम होती है, सोडियम और पोटाशियम। तो सोडियम ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। क्यों नहीं होती है अब आपको ये बताना है, क्योंकि सोडियम H2O और ऑक्सीजन के साथ में तुरंत रिएक्ट कर लेता है और क्या होता है, और ये क्या होता है, आग को पकड़ लेता है। और ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, यानी उष्मा सेपीय अभिक्रिया होती है, और उससे इतनी उष्मा होती है जो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उस वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। तो इसलिए इससे बचाव के लिए हम किस में रखते हैं इनको, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैरोसिन ऑयल में इसको डबो करके हम रखते हैं ताकि वो इनके संपर्क में ना आए, H2 और ऑक्सीजन के। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, यसद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो वो आपको याद रखना है, जिंक यानी जस्ता। यानी ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में 29 के क्वेश्चन में देखिए, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड प्लेटिनम, तो ये क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी क्या होती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन 29 में जो 2 वाला होगा, और इसके अलावा सिल्वर होगा। कॉपर और जिंक नहीं पाई जाती है, तो यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग, आपका 2 और 4, यानी ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचने की प्रक्रिया, खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बच्चों तन्यता। तन्यता का गुण होता है, और चादरों में ढालने का जो रूप होता है आघात वर्ध्यता, यानी इसमें क्या आएगा, तार बनाए जाते हैं वो तन्यता का गुण होता है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के अणुओं की संख्या क्या होती है? तो कॉपर सल्फेट का जो सूत्र लिखते हैं हम, रासायनिक सूत्र, वो ये होता है CuSO4.5H2O। तो इसका मतलब 5 लगे हुए ना, तो 5 ही इनकी जल अणुओं की, जल के अणुओं की संख्या होगी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। उसके बाद में 32 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है? तो अमलगम, कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है? तो वो अमलगम में देखो, किसी भी धातु का अमलगम बनाते हैं तो उसमें हमेशा मरकरी धातु आती है। अमलगम मरकरी धातु के साथ में बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लोहे के पैन को जंग से बचाने के लिए हम इसके ऊपर कौन सी परत चढ़ाते हैं? तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना, और उसमें हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या परत देना है, जिंक। उसके बाद में पृथ्वी से खनिज अयस्कों को मिट्टी, रेत आदि जैसी कई कई अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम बोलते हैं गैंग। गैंग, उन अशुद्धियों को हम गैंग के नाम से जानते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पे किसमें परिवर्तित हो जाती है? और इस प्रक्रिया को हम गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बर्जन। क्या बोलते हैं? बर्जन, याद रखना, बर्जन बोलते हैं इसको। अनेशियल इन सोडियम क्लोराइड का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? वो प्यारे बच्चों याद रखना आपको 1686 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया कितने अनुपात में? तो देखो 3 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, ये एक मिश्रण होता है। 3:1 में, 3 का मतलब 3 अनुपात किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 अनुपात होता है वो नाइट्रिक अम्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इसमें 6 वाला जो भाग है, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें क्या बनता है? देखो आपको मैंने आपको बताए थे कि जो कुछ क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, यानी Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। अभी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जब ये सार के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये किसकी तरह काम करते हैं? अम्ल की तरह। अगर ये अम्ल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये किसकी तरह काम करते हैं? सार। तो ये क्या हमारा अम्ल है, और ये क्या हमारा सार है। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो पदार्थ बनेगा वो आपको पता है क्या बन सकता है? सोडियम एल्यूमिनेट, AlO2, सोडियम AlO2 एल्यूमिनेट बनेगा। तो इसका हमारा सही उत्तर यही होगा। आपको लिख लेना है इसमें जो ये वाला पार्ट है। तो ये, और ये इसकी नेचर क्या होती है? साल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? अम्ल का। और अम्ल और सार
जब अभिक्रिया करते हैं साल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट ये साल्ट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका जो 7 वाला जो पार्ट है, कार्बन के प्रत्येक रूप की हम प्रत्येक रूप को हम क्या बोलते हैं, अपर रूप बोलते हैं। अपर रूप, अपर रूप यानी कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, फ्लोरीन है, तो ये सभी क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। उसके बाद में 8 वाला जो पार्ट होता है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं धात्विक चमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं, जिससे धातु चमकती है। धातु के पतले रूप में तार खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता, तन्यता, याद रखना इस पॉइंट को। उसके बाद में आपको कॉलम को क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। पीवीसी, पीवीसी का काम क्या होता है भाई, पीवीसी जो होता है वो क्या होता है, हमारा एक रबड़ होता है, यानी 4 वाला। नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है का प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी 8 के साथ मिल जाएगा। गोल्ड जो होता है वो क्या होता है भाई आपका, वो होता है हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है, यानी ये वाला हो जाएगा। आर्गन जो होता है, आर्गन वो क्या होता है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो 18 से, यानी आर्गन 18 से, और उसकी जो परमाणु संख्या भी होती है वो क्या होती है, 18 होती है। तो उसके बाद में शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। रेल पटरियों को जोड़ना क्या कहलाती है, थर्मीट अभिक्रिया के द्वारा जोड़ते हैं हम। जंग जो होता है वो क्या होता है भाई, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। कॉपर कार्बोनेट जो होता है उसका जो रंग जो होता है वो हरा होता है, और वो कॉपर के ऊपर जंग लग जाता है। तो आपको इस प्रकार से मिलान करना है। उसके बाद में 35 के क्वेश्चन में आपको सही और गलत छांटना है। अभिक्रिया देखिए इसमें अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। बच्चों आपको वो टेबल याद करने की जरूरत है, जो अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनके उतरते और चढ़ते क्रम में आपको देखना है और उसको याद रख लेना है। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, और एल्यूमिनियम ज़्यादा होती है जिंक से। तो ये बात सही है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये सही है। धातु जल, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब धातु के साथ में जल धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सही बात है, सही है। लोहे को चाकू से काटा जा सकता है, नहीं, सोडियम और पोटाशियम को ही काटा जा सकता है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप में ठोस अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। आयोडीन चमकीला नहीं होता, होता है भाई, ये एक अपवाद है। अधातु होते हुए भी आयोडीन एक चमक होती है, आयोडीन में चमक होती है। सोना सबसे कम तन्य है, ये बात गलत है, क्योंकि सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। इसके तार क्या होते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये 6 वाला, ये क्या है, गलत है, सही नहीं है, गलत है। और 7 वाला पॉइंट सही है। धातु जब तन्नोमल के साथ में अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसको हम करते हैं प्यारे बच्चों जैव प्रक्रम से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका ये सही होगा। और जैव प्रक्रम में आपको पता है कि शोषण, उत्सर्जन, ये सभी शामिल होते हैं, तो उन सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका प्रयोग क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं शोषण बोलते हैं। आपको पता है कि शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है वो ऑक्सीजन की सहायता से टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 और प्लस में ऊर्जा निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं शोषण बोलते हैं। अवशिष्ट उपोत्पाद उपोत्पादकों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अवशिष्ट उपोत्पादकों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन बोलते हैं। यानी जो हमारे शरीर में जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन, यानी एक्सक्रीशन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 4 में देखिए, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं, तो
वो किस प्रकार से पूरी होती हैं। आपको पता है कि स्वयंपोषी जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में आहार नाल मूल रूप से मुंह से कहाँ तक विकसित है। तो मुंह से स्टार्ट होता है आहार नाल और गुदा तक समाप्त होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। उसके बाद में प्रश्न 6 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सभी एक कोशिकीय जीव हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। प्रश्न 7 में देखिए क्या पूछा गया है, लाला ग्रंथि से निकलने वाले रस को हम क्या बोलते हैं। तो लाला ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। लार बोलते हैं हम उसको, एंजाइम प्रोटीन बाइल नहीं बोलते, हम लार बोलते हैं। प्रश्न इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 8 में लार में कौन सा एंजाइम होता है। और लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको हम एमिलेज बोलते हैं, यानी लार में कौन सा एमिलेज पाया जाता है, एमिलेज। ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद में अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है। तो अमाशय जो होता है वो, अमाशय एक जे प्रकार की आकृति होती है, आपको पता है बच्चों। और उसके बाद में वो किस में जाता है भोजन, यानी वो जाता है क्षुद्रांत में जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। यानी छोटी आंत से संबंध होता है क्षुद्रांत, छोटी आंत को बोलते हैं हम। हृदय का आकार किसकी तरह होता है। तो हृदय का आकार किसकी तरह होता है, मुट्ठी की तरह होता है। हमारी जो मुट्ठी होती है उसी आकृति का क्या होता है, उसी प्रकार का हृदय होता है। उसके बाद में 11 में पूछा गया है, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो सामान्य जो प्रकुंचन दाब जो होता है वो कितना होता है, 120 mm होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 120 होता है, ये याद रखना। उसके बाद में अनुशीतलन यानी क्या होता है, लबडब आवाज़ कौन उत्पन्न करता है, हृदय। यानी एक बार दाब ज़्यादा होता है, एक बार कम होता है। तो कम दाब जो होता है वो 80 होता है, और जो ज़्यादा होता है वो कितना होता है, 120 होता है। तो इसमें 12 के क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनुशीलन दाब लगभग होता है जब हृदय क्या होता है, कंप्रेस होने के बाद आराम की स्थिति में आता है। तो उस केस में दाब जो होता है वो क्या होता है, 80 mm होता है। यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो स्वयंपोषी होते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वयंपोषी। यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें डी। जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या बोलते हैं हम। तो उनको हम बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं, क्या होगा, एंजाइम बोलते हैं। यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। प्रश्न 15 में देखिए, पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयोग नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है। तो उनको पौधे जो होते हैं किस रूप में संचित करते हैं, मंड के रूप में, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, संचित कर लिया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जो खाए गए भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्लोरोफिल किन में होती है। तो क्लोरोफिल जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 18 में पादप किस तत्व का उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। तो पादप जो करते हैं वो नाइट्रोजन के लिए करते हैं। पादप किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन तथा जो, तो ये नाइट्रोजन के लिए करते हैं। उसके बाद में प्रश्न 19 में देखिए क्या पूछा गया है, पादप फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज आदि कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से करते हैं। यानी ऑप्शन आपका सी क्या होगा, सही होगा। प्रश्न 20 में देखिए क्या पूछा गया है, अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि आदि किससे पोषक प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं, पौधे और जंतुओं को बिना मारी, यानी उनके अंदर से ही उनका जो फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, उन्हीं से ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 21 के क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्षुद्रांत में वसा किस रूप में होती है। तो जो क्षुद्रांत होती है उसमें जो वसा होती है हमारी वो किस रूप में होती है। तो यहाँ पे देखिए टुकड़ों में, गोलिकाओं में और बड़ी गोलिकाओं में। तो क्षुद्रांत में जो वसा होती है वो होती है हमारी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। ऑप्शन आपका याद रखना है, बड़ी गोलिकाओं में। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर किस जैसे प्रवर्ध होते हैं। तो उंगली जैसे है, जिसको हम विली बोलते हैं, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम विली बोलते हैं। 24 के प्रश्न में पूछा गया है, अमाशय आकार की दृष्टि से कैसा अंग है।
तो आकार की दृष्टि से आमाशय जो होता है वो हमारा बृहत अंग होता है, यानी बड़ा होता है। बृहत और लघु का मतलब छोटा होता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है? तो ये याद रखना आपको, बड़ी होती है। जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनकी जो आंत होती है वो छोटी होती है, और जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंत जो होती है वो बड़ी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन सी सही होगा। अमाशय की भीतरी आस्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करता है। तो देखो, हमारा जो अमाशय होता है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, लेकिन वो ज़्यादा निकलता है तो वो क्या जला नहीं सकता? हमारे अमाशय को जला सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करता है? उससे एक पदार्थ और निकलता है जो HCl से सुरक्षा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्लेष्मा बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। प्रश्न नंबर 27 में पाचन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो पाचक नली का कौन सा भाग होता है जो, तो वो कौन करता है? वो क्षुद्रांत करता है, यानी क्षुद्रांत इसका सही उत्तर होगा। 28 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भोजन नाल में अंततः भोजन कहाँ पचता है? तो भोजन नाल में जो भोजन का जो पाचन होता है, ज़्यादातर पाचन वो क्षुद्रांत में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। किसके निर्माण होने पे हमारी पेशियों में क्रैम्प हो जाता है, यानी थकान महसूस होने लगती है? तो उस केस में हमारा मांसपेशियों में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। उसके बाद में प्रश्न 30 में देखिए क्या पूछा गया है? वायवीय श्वसन पथ किस पर निर्भर करता है? तो वायवीय श्वसन जो होता है, अगर आपको ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका वायवीय श्वसन होगा, अगर कम मिलेगी तो कुछ अलग होगा, और नहीं मिलेगी तो अवायवीय श्वसन होगा। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? तो गैसों का जो आदान प्रदान करते हैं वो रंध्रों से करते हैं, यानी स्टोमेटा से। ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है? तो गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों में कौन सा पार्ट वो करता है, सतह प्रदान करता है? तो कूपिकाएँ करती हैं। तो कूपिकाएँ गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं फेफड़ों में, तो वो गैसों की सतह प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछा गया है? 34 में मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो मानव में जो श्वसन वर्णक जो होता है वो आपका होता है होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन, यानी ये वाला आपका सही है। उसके बाद में जल स्थल चर या अनेक सरीसृपों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं बच्चों? उसके 3 होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी सही होगा। जो स्तनधारी होते हैं उनके कितने कोष्ठ होते हैं? उनके 4 होते हैं, लेकिन जो सरीसृप होते हैं उनके 3 होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 में मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, ये पॉइंट याद रखना आपको। कितने होते हैं? 2। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों के वहन को क्या बोलते हैं? तो उनके उत्पादों को हम स्थानांतरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी क्या होगा? सही होगा। प्रश्न नंबर 38 में उपचाई उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निष्कासन कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं, जो हमारे काम के वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। मानव में वक्र कितने होते हैं? जो किडनी होती है, किडनी जो होती है वो कितनी होती है संख्या में? 2 होती है। कितनी होती है? 2। और इसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम के आसपास होता है। फुसफुस में रुधिर से कौन अलग होती है? तो फुसफुस में रुधिर से कौन अलग होती है भाई? ये होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी आपका CO2। CO2 निकलने के बाद में उसमें कौन मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। यूरिया तथा यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं? तो ये होते हैं हमारे किडनी में, यानी वक्र में अलग होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। वक्र की निस्पंदन एकक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उनको वक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्राणु, यानी इसकी जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वक्राणु बोलते हैं, यानी नेफ्रॉन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा आपका। मानव में एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन लीटर कितना होता है? तो मानव जो शरीर होता है वो एक दिन में कितने लीटर मूत्र उत्पन्न करता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है हमारा 1 से 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा।
मानव शरीर में वक्र कहाँ पाया जाता है? तो वक्र जो होता है यानी फेफड़े नहीं, किडनी कहाँ पे पाई जाती है? उदर में पाई जाती है, उदर में पाया जाता है। अमरबेल में पोषण होता है। अमरबेल में जो पोषण होता है वो क्या होता है? अमरबेल आपको पता है कि पेड़ से ही क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, तो इसमें जो पोषण होता है वो होता है पोषक युक्ति। पोषक युक्ति यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा। अमरबेल वैसे क्या होता है बच्चों, एक पेड़ पे पीले रंग की एक बेल होती है जो कुछ पोषक तत्वों को क्या करता है? उनसे प्राप्त करता है। तो ये क्या होता है? पोषक युक्ति होता है, ऑप्शन डी। उसके बाद में प्रश्न 46 में क्या पूछा गया है? मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी यकृत, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। उसके बाद में मृदा से अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं? तो कौन सा ऊतक जो होता है उत्तरदायी होता है? वो जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है? पानी और खनिज लवणों का वहन करता है, ऊपर की ओर पौधे की ऊपर की ओर होता है। और फ्लोएम जो होता है वो पेड़ पौधे में भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है और पानी और खनिज लवण का जाइलम करता है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। एटीपी का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा इसमें हमारा बी वाला सही होगा। हमारे शरीर के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए, उभयचर में 3 होते हैं और मछलियों में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो याद रखना इस पॉइंट को। क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही। प्रश्न 51 जो है उसमें पूछा गया है, अमाशय से क्षुद्रांत में भोजन का जाना किस द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपको सही उत्तर बताना है इसका। तो किस द्वारा नियंत्रित होता है? अवरोधी पेशी होती है वो, जो भोजन का अवरोध करती है, यानी अवरोधी पेशी के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न जो 52 है, अग्नाशिक रस में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अग्नाशिक रस में जो होता है वो ट्रिप्सिन लाइपेज नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। तो याद रखना ट्रिप्सिन और लाइपेज, यानी ऑप्शन आपका डी क्या होगा? आपका ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा? सही होगा। LET, ये याद रखना आपको। LET मिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये आपके क्या होंगे? किस में पाए जाते हैं? अग्नाशिक रस यानी अग्नाशय में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। प्रश्न 53 में क्या पूछा गया है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। मानव अमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में होती है? तो पेप्सिन जो होता है वो आपको पता है बच्चों अमाशय में होता है, और अमाशय में आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका तन्नो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम में होती है, ऑप्शन सी आपका सही है। यानी पेप्सिन जो होता है वो किसके ऊपर क्रिया करता है? प्रोटीन पे। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोड में। तो वो उसमें होता है अमाशय में, और किस माध्यम में होता है? तन्नो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद में प्रश्न नंबर 55 में पूछा गया है, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो देखिए वो होता है हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन आपका क्या है? ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद में होमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो होमोग्लोबिन ऑक्सीजन का भी वहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है, इसका मतलब दोनों होगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न 57 में देखिए, निम्न में से कौन सा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन में आवश्यक जो तत्व होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में पैरामीशियम में चलने वाला अंग कौन सा होता है? वो क्या कहलाता है? उसका नाम होता है पक्षाम्ब, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। और अगर आपसे अमीबा से पूछ लिया जाए तो उसके क्या होते हैं? ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? आवासीय पैर होते हैं, वो आवासीय पैर होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? पक्षाम्ब, इसके क्या होते हैं? चलने की पैरामीशियम में अंग होते हैं।
उसके बाद में 59 के क्वेश्चन में पूछा गया है, 59 के क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा 3 कार्बन अणु है। तो कौन सा 3 कार्बन अणु होता है उसको आपका नाम बताना है। तो वो होता है हमारा पायरुवेट, यानी ऑप्शन बी में आपका सही उत्तर होगा। सबसे पहले ग्लूकोज जो होती है वो पायरुवेट में बदलती है, फिर वो क्या होती है CO2 H2O इसमें बदलती है। तो पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन यौगिक वाला एक कंपाउंड होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 60 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। तो अम्लीय वातावरण में अभी आपको बताया था जो करने वाला जो होता है वो पेप्सिन होता है, यानी बी। और कौन से माध्यम में करता है ये, HCl। क्वेश्चन नंबर 61 61 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, पादपों में गैसों का आदान प्रदान किस किस सतह पे होता है। तो किस सतह पे होता है ये, पत्तियों की सतह पे होता है। तो ऑप्शन यानी सी आपका क्या है, सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है। तो जो भित्ति मोटी होती है उसका आपको नाम बताना है। तो ध्वनि जो होती है उसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक जो होते हैं वो आपको पता है कि किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से करवाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। उसके बाद में 64 के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 कोष्ठीय होता है। तो 3 कोष्ठीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल स्थलचर। जो जल स्थलचर जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, तो उसको उभयचर भी बोलते हैं हम। तो इनके क्या होते हैं, जो हृदय होते हैं उनके क्या होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3। और जो संतनधारी जो जीव होते हैं उनके क्या होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से। और जो मछली होती है उनका जो कोष्ठ हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठों में बटा होता है, 1 और 2। तो ये पॉइंट याद रखने आपको। उसके बाद में 65 की क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान प्रथम घटना है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। और उसके बाद में है जल अणुओं हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तो आपको याद रखना है कौन सा होता है, क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करता है, लाइट को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसमें। उस बाद की जो प्रोसेस होते हैं वो बाद में होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको अवशोषित करता है क्लोरोफिल। तो ये वाला प्रोसेस पहला होगा। उसके बाद में ग्लूकोज ऑक्सीजन का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पे होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पे होता है। तो ये कहाँ पे होता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, ग्लूकोज टूटती है ऑक्सीजन के सहायता से और क्या बनाती है, CO2 H2 और ऊर्जा विमुक्त करती है। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भोजन के आमाशय से क्षुद्रांत में ले जाने को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, यह भी हमने पढ़ा था, अवरोधी पेशी इसको नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में काम करता है। तो वो करता है हमारा पेप्सिन करता है। हमारी पेशियों में अचानक किस क्रिया के कारण क्रैम्प का कारण होता है। तो वो आपको बताना है वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड जब हम कोई तेज शारीरिक कार्य करते हैं जैसे भागना दौड़ना, ये सभी क्या होते हैं, इस केस में क्या होते हैं, हमें थकान हो जाती है और हमारी मांसपेशियों में वो थकान लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाती है। तो क्रैम्प इसी वजह से आते हैं, लैक्टिक एसिड सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। 70 के कुछ प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशी रस में पाया जाता है। तो अग्नाशी रस में जो पाए जाने वाला जो होता है वो क्या होता है, ट्रिप्सिन। मैंने आपको बताया था LET, टी से मतलब ट्रिप्सिन, इमिलेज लाइपेज। तो ये सभी क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 71 के क्वेश्चन में आपको ब्लैंक खालिस्तान भरने हैं। तो देखिए इसमें पहले में क्या पूछा गया है कि खालिस्तान श्वसन में जीवन को अधिक ऊर्जा देता है। तो अधिक ऊर्जा देने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, आपका पता है किसमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो वायवीय श्वसन में आपको अधिक ऊर्जा मिलती है। वक्र उदर में की हड्डी की दोनों ओर स्थित होता है। तो कहाँ पे होता है ये, रीढ़ की हड्डी की ओर दोनों ओर स्थित होता है। फुसफुस में
CO2 रुधिर से अलग हो जाती है। ये पॉइंट याद रखना है। सुक्रोज श्रीखे पदार्थ फ्लोएक ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के से पूरा होता है। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उससे हम क्या बोलते हैं? रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रक्तदाब बोलते हैं उसको। धमनी के अंदर का रुधिर नीले प्रकुंचन के दौरान क्या कहलाता है? संकुचन दाब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संकुचन दाब कहलाता है। उसके बाद में हृदय का दायां और बायां बंटवारा, दायां और बायां। तो दायां जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनित, और बायां जो होता है वो विऑक्सीजनित रुधिर को ले जाने में। देखो, राइट एंड जो होता है ना उसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये याद रखना। दायां मतलब राइट एंड और बायां मतलब लेफ्ट एंड। तो दायां में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त न होना, यानी क्या बोलेंगे हम? विऑक्सीजनित। और जिसमें ऑक्सीजन पाई जाए तो उसको ऑक्सीजनित। ठीक है, तो ये आपको भरने हैं। दायां में जो दायां का मतलब राइट में जो होते हैं वो विऑक्सीजनित, और जो बायां होता है, बायां जो पार्ट होता है हृदय का उसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी ऑक्सीजनित रुधिर होता है। उसके बाद में 8 वाले जो पार्ट में पूछा गया है, अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है। तो वहन में कौन सहायता करता है? लसिका जो होता है एक अन्य तरल पदार्थ होता है जो वहन में, जैसे जो साल्ट वगैरह होते हैं उनका वहन करता है, आयंस का। तो इस प्रकार से ये वहन करने के काम आता है। देंगे बच्चों, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन से संबंधित जितने भी MCQ हैं वो हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर का, प्रकाश का प्रयोग किन तारों के माध्यम से किया जाता है? तो प्रकाश का जो प्रयोग होता है वो संदेश पहुंचाने के जो माध्यम होते हैं तारों के अंदर से, वो किस प्रकार के तार होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं। इस प्रकार के तारों के माध्यम से हम प्रकाश का प्रयोग करते हैं सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें पहले का जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? 1/v प्लस 1/u और इज इक्वल टू 1/f, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। v जो होता है वो बताया था आपको कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दर्पण से दूरी, और f का मतलब दर्पण की फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो है वो होती है। तो ये याद रखना। इसके अलावा जो आपसे पूछ सकता है कि मिरर लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है। तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद में प्रश्न 3 में क्या पूछा गया है कि कांच का अपवर्तनांक पानी के अनुसार कितना होता है? कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो पानी के अनुसार कितना होता है? 9/8 होता है, यानी ऑप्शन आपका सी क्या होगा? वो सही होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए निर्वात क्या होता है। निर्वात एक ऐसा ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं माध्यम जिसमें कोई माध्यम होता ही नहीं है, वहाँ पे निर्वात होता है। किसी भी स्थान पर जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं हो वो निर्वात होता है। तो निर्वात के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश की जो वेग होता है वो निर्वात के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र अभी मैंने बताया था 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। उसके बाद में कौन से लेंस की शक्ति ऋण होती है? तो कौन से लेंस की शक्ति जो होती है वो ऋण होती है? ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल की होती है। अवतल की क्या होती है? नेगेटिव होती है। और अवतल की जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ऋणात्मक पूछिए तो ऋणात्मक तो किसकी होगी? अवतल, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा।
अगर धनात्मक पूछ ले तो वो किसकी होगी, उत्तल लेंस की होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? आपको पता है बच्चों, लाल, हरा यानी ग्रीन, रेड ग्रीन, और लाल हरा और नीला यानी ब्लू, ये जो रंग होते हैं ये क्या होते हैं, आपके प्राथमिक रंग कहते हैं। कि इन्हीं प्राथमिक रंग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राथमिक रंगों का प्रयोग करके हम अन्य कलर बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो लाल, हरा और ब्लू, यानी लाल प्राथमिक रंग में आता है, नीला, हरा, यानी सफ़ेद जो है वो आपका प्राथमिक रंग नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। ये हमारे प्राथमिक रंग में नहीं आते। पूछ लिया जाएगा आपसे ज़रूर कि रेड, ग्रीन और ब्लू ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए, सफ़ेद रंग को विभिन्न 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? सफ़ेद रंग जो होता है, आपको पता है कि सफ़ेद रंग में 7 कलर होते हैं। तो वो सफ़ेद रंग जो होता है वो 7 कलर में बट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम बताना आपको, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं विक्षेपण। विक्षेपण के द्वारा जो सफ़ेद रंग होता है वो 7 रंगों में बट जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 30 सेंटीमीटर है? तो आपको क्या बतानी है, उसकी फोकस दूरी बतानी है। तो फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। तो वो क्या होगी, इसको हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो यानी इसका मतलब, तो जो इसकी फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यानी इसका मतलब 15 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। यानी इसकी क्या होगी, फोकस दूरी। आपको पता है कि ये रिलेशन याद है, इक्वल टू 2f, यानी वक्रता आर का मतलब वक्रता त्रिज्या और एफ का मतलब फोकल दूरी। अगर हम फोकल दूरी निकालनी है तो इस 2 को हम आर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आर हमारी 30 दे रखी है, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारी फोकल दूरी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में लेंस की समता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो लेंस की जो समता होती है वो आपको पता है कि P बराबर जो होती है 1/f होती है। क्या होती है, P बराबर 1/f। अगर आपको f जो होती है, f अगर सेंटीमीटर में दे रखी है, तब आपका जो ये फॉर्मूला होगा वो होगा 100/f, अगर आपकी सेंटीमीटर में है तो। अगर मीटर में है तब आपका सूत्र जो होगा यही रहेगा, 1/f रहेगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन चलते हैं 11 की ओर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त, देखो जल से भी जलीय लेंस होते हैं, प्लास्टिक के भी लेंस बनते हैं, कांच के भी बनते हैं, लेकिन मिट्टी के लेंस नहीं बन सकते। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही, मिट्टी से कभी लेंस नहीं बन सकते। तो याद रखना। उसके बाद में एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि आवर्धन, देखो आवर्धन जो होता है उसको हम अम से दिखते हैं, और अम बराबर, देखो अम जो निकालते हैं वो H2/H1 होता है। ये कब आता है, जब एक कब आएगा, जब H1, यानी H1 का मतलब देखो, H2 का मतलब है हाइट, ऊंचाई किसकी, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और यहाँ पर H1 का मतलब क्या मतलब होता है, H1 का, H1 का मतलब वस्तु की ऊंचाई। और जब इन दोनों की ऊंचाई बराबर हो तो उस केस में हमारा क्या आता है, आवर्धन क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब H1 बराबर होना चाहिए H2 के बराबर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन किस में सही है, ये ऑप्शन ए में सही है, H2 बराबर H1। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न 13 में देखिए क्या पूछा गया है, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अफ पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो देखिए, अवतल दर्पण की बात कर रहा है ये। तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता है कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, बाहर से क्या होता है, पॉलिश किया होता है। तो उसमें जो वस्तु है वो अफ पर स्थित है, यहाँ पे इसका अफ है और यहाँ पे स्थित है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? आपको पता है कि इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, अनंत पे बनता है। क्या बनता है, अनंत पे बनता है। मतलब ये लाइट क्या होती हैं, मिलती नहीं है और पैरेलल चली जाती हैं। तो इसका मतलब लाइट मिलती नहीं है तो उसकी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति वो क्या होगी, अनंत पे बनती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी सही होगा। प्रश्न 14 में देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब सदा उल्टा बनता है? तो कौन सा प्रतिबिंब सदा उल्टा बनता है? तो देखिए इसमें क्या बताना आपको। तो जो रियल जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है।
रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ए सही होगा। उसके बाद में प्रश्न 15 में देखिए, किसी वाहन में पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए लगे दर्पण से आवर्धन, आवर्धन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, आवर्धन का मतलब एम, एम का मतलब आवर्धन, और वो होता है H2 में H1। अगर ये निकालेंगे तो ये एक से, आप इसकी वैल्यू जो आएगी वो एक से कम आएगी। किस केस में होता है, और ये किस केस में होता है, वाहनों के पीछे की वस्तु देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो एक से क्या होता है, सदा कम होता है। तो एक से क्या होता है, कम होता है। तो याद रखना इस चीज़ को, एक से कम होगा। उसके बाद में देखिए, दूर स्थित एक ऊंची इमारत। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें एक से कम है, तो इसका मतलब ये होगा H2 में H1 एक से कम आएगा, यानी 0.9 मान लेते हैं, एक से कम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये हमारा ये है H2 हमने क्या माना है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, छोटा बनता है। वस्तु के कंपैरिजन में प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। तो ये मतलब इसका होता है। उसके बाद में प्रश्न 16 में देखिए, दूर स्थित एक ऊंची इमारत के बिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा देखा जा सकता है। तो देखिए किसके द्वारा देखा जा सकता है, वो देखा जा सकता है उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ऊंची इमारत के बिंब को निश्चित रूप से, तो उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, उसको छोटा दिखाता है। पूरी जो उसकी हाइट होती है उसको क्या करता है, छोटा रूप दिखा देता है, और पूरी इमारत को हम देख सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तल दर्पण होगा। कांच की स्लैब से गुजरती प्रकाश की किरण का पथ कौन सा ठीक है। तो देखिए प्रकाश कांच की ग्लास से देखो क्या होगा, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो आपको इसमें कौन सा रूल आपको पता होना चाहिए, अपवर्तन वाले नियम आपको पता होने चाहिए। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसमें आप देखिए कौन सा ये वाला इसमें सही से एक्सप्लेन कर रहा है। देखो ये लाइट ऐसा जाना चाहिए थी, और ये क्या थी, इस ये पथ से ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ गई, और फिर वापस से क्या आती है, अभिलंब से। देखो ये क्या हमारा सघन माध्यम, और ये हमारा ये विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम है। अब ये सघन माध्यम है, और ये क्या है, विरल माध्यम। तो इसमें देखो सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, सही है। अगर सघन से विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है, तो इसका मतलब इस साइड में जा रही है। तो ये वाला सही, इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन। तो ऑप्शन बी जो है उसमें किरण का पथ क्या है, ठीक है, बाकी में ठीक नहीं है। तो देखिए इसका हम राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में प्रश्न 18 में देखिए, कौन सा रेखांकन सही है। तो कौन सा रेखांकन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये क्या होती है, जब उत्तल लेंस के केस में प्रकाश फोकस से, प्रकाश की किरणें जो फोकल से डाली जाती है तो वो लेंस के ऊपर गिरते ही क्या होती है, बिल्कुल समानांतर हो जाती है। बाकी के केस में नहीं हो सकता ऐसी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। प्रश्न 19 में प्रकाश किरण ए माध्यम से बी में गुजरती है, बी माध्यम का ए माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दे रखा आपको एंगल के माध्यम से, एंगल के माध्यम से। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बी का माध्यम ए के माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो बच्चों इसमें स्नेल्स लॉ का यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा जो हमारा सही उत्तर वो होगा ऑप्शन बी वाला, यानी √2 में √3, ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, अवतल दर्पण के सामने एक पिन रखा गया है, दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर है, और 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें देखिए आपको क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी, और ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, अवतल दर्पण के सामने एक पिन सीधा रखा गया है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो इस केस में आपको किसका यूज करना है, दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण का जो सूत्र होता है 1/u प्लस में 1/v। इस मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे,
और ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, और आपको फोकल दूरी निकाल देनी है। तो इस प्रकार से अगर आप सोल्व करोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, -20 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन आपका बी क्या होगा, सही होगा। प्रश्न जो आपका 21 है, आपको जल, सरसों तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन दिया गया है। इन सब से एक समान कोण पर प्रकाश की किरण आपतित की गई, किस माध्यम में किरण अधिकता झुकेगी। तो आपको बताना है कि किस में ज़्यादा झुकेगी। तो ऐसा किस केस में होगा, हमारा जो ग्लिसरीन होता है वो उसका अपवर्तनांक क्या होता है, वो ज़्यादा सघन मीडियम होता है। तो जितना ज़्यादा सघन होगा माध्यम, उतना ही क्या होगी, किरण, प्रकाश की किरण ज़्यादा झुकती है। तो ग्लिसरीन इन सभी में ज़्यादा सघन है, तो किसमें होगी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। टार्च, सर्च लाइट और वाहनों के अगर दीपों में बल्ब लगाए जाते हैं तो किस प्रकार के दीप लगाए जाते हैं, जो परावर्तक के फोकस के बहुत निकट होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन जो बी है वो क्या है, वो सही रहेगा। और इसमें कौन सा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा मिरर होता है, तो उसमें अवतल दर्पण होता है। उसके बाद में आप, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। वाहनों में पश्चदर्शी, रियर व्यू के लिए समाप्त कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। वाहनों को रियर, पश्चिम दृश्य का मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का, पीछे की साइड देखने के लिए। आवर्धन का जो लेंस के आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो लेंस के आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा V/U। क्या होता है, V/, यानी आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए पूछा गया है, अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं। अवतल लेंस से जो आपके प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा आभासी और सीधे बनते हैं। यानी क्या होगा, ऑप्शन आपके बी सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अवतल दर्पण से बनने वाले वो क्या होते हैं, वास्तविक और सीधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे लेंस से पूछा गया तो आभासी और सीधे, और दर्पण से वास्तविक और उल्टे, मैंने आभासी बोल दिया था, उल्टे होते हैं। और अवतल लेंस में आभासी और सीधे होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला देखिए आपसे पूछा गया है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, अभी बताया मैंने आपको। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या बनते हैं, पीछे बनते हैं। और वास्तविक जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्रीन पे बनते, पर्दे पे बनते हैं। समतल दर्पण के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या बनना है, बराबर 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 होते हैं। उसके बाद में तीसरा वाला जो 3 का जो पार्ट है, प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। ये 7 रंग क्या होता है, ये इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के रूप में आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद में ठंडे प्रदेशों में धरती के तल के निकट बहुत ठंड होती है, अतः वायु क्या होती है, वायु सघन हो जाती है, सघनता होती है। वायु में क्या होती है, सघनता होती है, सघनता सघनता होती है। उसके बाद में 5 वाला पार्ट है, इसमें पूछा है पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई, पानी के अंदर छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिसिंग है, पेरिस्कोप आएगा, पेरिस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे बनना है आपको पेरिस्कोप, पेरिस्कोप स्कोप। उसके बाद में विक्षेपण द्वारा रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है उसे हम वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वर्णक्रम, उसको हम वर्णक्रम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपको बताना है जो 7 वाला पार्ट है, इसमें हमें क्या बनना है, प्रिज्म समतल फलकों से बना पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। तो ये प्रिज्म आएगा यहाँ पे, इसमें क्या आएगा, प्रिज्म आएगा।
उसके बाद लेंस की समता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है बच्चों, डायप्टर होता है। डायप्टर, डायप्टर, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको मिलान करने हैं। तो मिलान देखिए कैसे करेंगे हम। जो पहला है लेंस की समता जो होती है वो हम कैसे किसके द्वारा मापते हैं, तो वो हम करते हैं वो होती है लेंस की दूरी, वो फोकस दूरी की 1/f होती है। पूर्ण परावर्ती प्रिज्म, पूर्ण परावर्ती प्रिज्म जो होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स कैमरे के द्वारा होता है। वायु जो होती है, वायु वो क्या होती है हमारी, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.003 होता है। फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, आर की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी 2 आ जाएगा। द्वितीय रंग जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं, द्वितीय रंग में कौन आता है हमारा, 3 यानी पीला और जामुनी आता है। उसके बाद में फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है वो आपको बताना है। उसमें होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। उसके बाद में उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। और सबसे अधिक विचलन जो होता है वो किस में होता है, वो बैंगनी कलर में होता है, और कम विचलन किस में होता है, लाल कलर में होता है। तो ये आपको भर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद में 28 वाले क्वेश्चन में आपको क्या होता है ना, सही और गलत बताने हैं। निम्नलिखित में से सही और गलत छाटिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तव में उदय होने से 2 मिनट बाद में दिखाई दे जाता है। तो ये बात सही है या गलत है, ये बिल्कुल गलत है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तव में उदय होने से 2 मिनट बाद दिखाई देता है, पहले दिखाई देता है, बाद में नहीं दिखाई देता। तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। लेंस की दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो पोल होता है वहीं से मापी जाती है। लाल और नीले कांच को मिलाकर श्वेत प्रवास्य में देखने पर काला दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या हम अपसारी लेंस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, अभिसारी लेंस होता है ये, अपसारी नहीं होता। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.3 होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सही है। उसके बाद में सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में गुजारने से 9 रंगों में विभाजित होना, नहीं 7 रंगों में विभाजित होता है, गलत है ये। आँख में अंध बिंदु पे प्रकाश पड़ने से संवेदना नहीं होती। तो संवेदना नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। इंद्रधनुष बरसात के मौसम में दिखाई देता है, तो बरसात के मौसम में ही दिखाई देता है। उसके बाद में जो लास्ट वाला आँख में उत्तल लेंस होता है, ये गलत है क्योंकि आँख में उत्तल लेंस होता है। उसके बाद में 29 के क्वेश्चन पे देखिए हम क्या पूछा गया, खतरे का संकेत किस रंग का होता है। तो जो खतरे का जो रंग होता है वो हमेशा किसका होता है, लाल रंग का होता है। और लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसकी तरंग धैर्य जो होती है, तरंग धैर्य जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लंबी दूरी तक दिखाई दे सकता है। इस कारण से इसका जो कलर होता है, खतरे का जो संकेत होता है वो लाल रंग का ही होता है। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार से इम्पोर्टेंट MCQ। तो देखिए इसमें जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारी ज्ञानेंद्रियों के सबसे सुग्राही अंग कौन सा है। तो सुग्राही अंग वो होते हैं जो क्या होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी सराउंडिंग की हलचल को पहचानने में मदद करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, हमारे 5 जो होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जैसे नेत्र, कान, नाक, त्वचा, जीभ। तो ये क्या होते हैं, इनमें से तीनों के नाम तो दे रखे हैं इन्होंने, तो ये तीनों क्या होते हैं, सुग्राही अंग होते हैं। वैसे क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, जो आँख का जो नेत्र गोलक होता है उसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है, यानी ऑप्शन आपका बी क्या होगा, सही होगा। एक नेत्र का 37 दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, यानी एक आँख जो होता है वो कितने एंगल तक क्या कर सकती है, देख सकती है। तो कितने एंगल को कवर कर सकती है, यानी 180 क्या होती है, 180 इस प्रकार से होता है, और 150 क्या होता है, इस प्रकार, यानी इतने एंगल को वो क्या कर सकती है,
सराउंड कर यानी देख सकती है इतने क्षेत्र में। तो 150 इसका क्या होगा, 150 डिग्री तक क्या कर सकती है, उसका दृष्टि क्षेत्र होता है एक नेत्र का। आँख किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है, यानी किस रंग के लिए क्या होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी आँखें। तो वो जो वो रंग जो होता है वो क्या होता है, हरा होता है, यानी ऑप्शन सी। इसके लिए क्या होती है, आँखें ज़्यादा सुग्राही होती हैं। उसके बाद में नेत्र गोलक के सफ़ेद अपारदर्शक भाग को क्या कहते हैं। सफ़ेद जो अपारदर्शक जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। विश्राम अवस्था में आँख के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। क्या होती है, 25 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए, यानी नेत्र का दान जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितने घंटे तक आँखें क्या होती है, डोनेट हो जानी चाहिए। तो उसका टाइम जो रहेगा 4 से 6 घंटों के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, आँखें जो होती है वो डोनेट करता है तो काम की नहीं रहती, तो 4-6 घंटे के बीच में वो काम करती रहती हैं। उसके बाद में 8 के क्वेश्चन में पूछा गया खतरे का संकेत किस रंग का होता है, तो वो लाल रंग का होता है, ऑप्शन बी सही होगा। श्वेत प्रकाश के लिए परिवर्ती शब्द कौन सा होगा। तो श्वेत प्रकाश में आपको पता है कि 7 कलर होते हैं और उसको हम विबग्योर ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये विबग्योर जो होते हैं 7 कलर का, मतलब 7 कलर से कौन बनता है, श्वेत प्रकाश बनता है। उसके बाद में कौन सा प्रकाश सबसे कम कोण पे झुकता है, तो सबसे कम कोण पे जो झुकने वाला जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल प्रकाश होता है, यानी रेड कलर। और सबसे ज़्यादा कोण पे झुकने वाला होता है वो बैंगनी प्रकाश, यानी ये वाला जाएगा। तो इसमें तो आपका सही उत्तर क्या होगा, लाल प्रकाश। मोतियाबिंद का उपचार क्या है, मोतियाबिंद जो होता है इसका जो उपचार होता है वो क्या होता है, शल्य चिकित्सा होता है, यानी चश्मा के द्वारा मोतियाबिंद ठीक नहीं होता, लेंसहीन, तो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी करनी पड़ती है, तो शल्य चिकित्सा इसका सही उत्तर है। उसके बाद में परितारिका किसके पीछे स्थित है, तो परितारिका आपको बतानी है। परितारिका जो होती है वो क्या होती है, कॉर्निया के पीछे होती है, कॉर्निया के पीछे होती है परितारिका। उसके बाद में दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। दोपहर के समय प्रकाश जो होता है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए वो सूर्य का प्रकाश जो होता है सफ़ेद दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद में देखो, कम प्रकीर्णित का मतलब सभी जो कलर होते हैं, लाइट के 7 कलर होते हैं, वो सभी बराबर प्रकीर्णित होते रहते हैं, इस कारण से वो सफ़ेद दिखाई देती है। तो उसके बाद में अगर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग प्रकीर्णित होते हैं तो हमें जैसे आसमान ब्लू, सुबह के समय सूर्य का प्रकाश जो सूर्य जो होता है रेड दिखाई देता है, तो उस केस में ऐसा होता है। उसके बाद में ऊंची इमारतों पे खतरे के संकेत लाल रंग के लगाए जाते हैं। यह रंग अन्य सभी रंगों की अपेक्षा दूरी से अपेक्षाकृत सरलता से देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि धुएं या धुंध से न्यूनतम फैलता है, फैलता नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होती, इसकी स्कैटरिंग नहीं होगी तो ये दूर तक दिखाई देगा। धुएं या धुंध से सबसे अधिक फैलता है, ये वाला ऑप्शन इसका नहीं है, इसका ऑप्शन है न्यूनतम फैलना, यानी ऑप्शन बी वाला सही है इसका, ये वाला उत्तर। धुएं या धुंध से फैलता नहीं है, अगर फैल जाएगा तो वो क्या होगा, उसका जो लाल कलर है वो फैल जाएगा वातावरण में, हमें दिखाई नहीं देगा, तो फैलता नहीं है तो इस कारण से वो हमें ज़्यादा दूरी तक दिखाई देता है। या हम इसका दूसरा उत्तर ये भी दे सकते हैं कि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस कारण से हमें ये ज़्यादा दूरी तक हम इसको आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में एक प्रिज्म ABC अलग अलग तरह से रखी गई है, चित्र के अनुसार श्वेत प्रकाश की किरण को इस पर आपतित किया गया। इन अवस्थाओं में विक्षेपण के पश्चात प्रकाश के वर्ण क्रम से ऊपर से नीचे की ओर आकाश के रंग के अनुसार होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें क्वेश्चन 15 में देखिए आपका जो इसमें सही जो उत्तर होगा, इसमें देखिए एक बार, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो हम बी पे टिक लगाते हैं इस प्रकार से।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, जब नेत्र में प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तब अधिक प्रकाश की किरणें किससे अपवर्तित होता है? अधिक प्रकाश किससे अपवर्तित होता है? तो आपको बताना है। तो किसके? कॉर्निया के बाहरी तल से क्या होता है? ज़्यादा अपवर्तित होता है। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। गहरे समुद्र के जल के नीले रंग का कारण क्या होता है? तो गहरे जो उसका नीले रंग का कारण होता है प्रकाश के विक्षेपण के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही होगा। प्रश्न 18 में देखिए, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति दूर की चीजें साफ साफ देख सकता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति अगर होता है तो उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ठीक है। और दूरदृष्टि होता है उसको क्या नहीं दिखाई देगी? नज़दीक की नहीं दिखाई देगी। तो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति दूर की चीज़ें साफ साफ देख सकता है। तो ये तो गलत है, सही नहीं है हमारा। तो उसके बाद में देखिए, कौन सा? दूरदृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति निकट की वस्तुएं साफ साफ देख सकता है। जिसको दूर दृष्टि है वो उसको निकट की दिखाई नहीं देगी। तो ये भी पॉइंट गलत है। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देख सकता है। ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद में सफेद सफेद रंग को 7 रंगों में बांटना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विक्षेपण। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा व नीला। उसके बाद में क्वेश्चन 21 में देखिए क्या है, 21 वाले में, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आपको पता है कि किस पे बनते हैं? दृष्टि पटल पे बनता है। यानी इसको हम रेटिना बोलते हैं। इसको हम आँख का जो पर्दा होता है उसको वो बोलते हैं दृष्टि पटल। उसके बाद में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो टिमटिमाने का जो कारण होता है वो होता है आकाशीय अपवर्तन। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने, यानी सूर्य लाल दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण है वो क्या है हमारा? इसमें देखिए हम समंजस प्रकीर्णन और परावर्तन और विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सही जो उत्तर आएगा वो प्रकीर्णन होता है। आपका क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है प्रकीर्णन होता है उसका। प्रकीर्णन नहीं कहेंगे हम बच्चों इसमें, क्योंकि विक्षेपण होता है उसमें। विक्षेपण क्या होता है उसमें? विक्षेपण। विक्षेपण में आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? लंबी दूरी के कारण से क्या होता है? प्रकाश का जो लाइट होती है वो क्या होती है? स्कैटर हो जाती है। और स्कैटर होने के कारण क्या होते हैं? जो जिस प्रकाश आपको पता है 7 कलर से बना होता है, जिस कलर का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो वो हमें दिखाई देगा। बाकी की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, इस कारण से बाकी कलर हमें दिखाई नहीं देते। तो विक्षेपण क्या होता है? वो होगा क्योंकि इसका पर लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो कम होता है, तो इस कारण से हमें विक्षेपण की वजह से लाल प्रतीत होता है। उसके बाद में किसी लेंस की क्षमता पी का सूत्र होता है। पी का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f होता है। मैंने आपको बताया कि अगर f सेंटीमीटर में है तो ऊपर क्या लगा देंगे हम? 100 लगा देंगे। अगर मीटर में है तो हमारा सूत्र यही रहेगा 1/f। उसके बाद में स्वच्छ आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? तो नीले रंग का जो कारण होता है उसका कारण क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। उसके बाद में 26 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं हम? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं हम। उसके बाद रेटिना पे बड़ी संख्या में क्या होते हैं? दंड और शंकु होते हैं, क्योंकि ये लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। दंड और शंकु शंकु। उसके बाद में कॉर्निया के पीछे क्या होता है भाई? आयरिश होता है, आयरिश होती है, ठीक है। प्रेस बायोपिया जो रोग होता है वो आयु से संबंधित होता है। जरा दृष्टि रोग बोलते हैं जिसको,
आँख के द्वारा अपने लेंस की फोकस दूरी को अपने आप में परिवर्तित करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण। उसके बाद में कोर्निया आएगा इसमें। कोर्निया नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर उभार बनाती है। विकासशील क्षेत्रों में जो होता है 3.5 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन हैं। 8 वाले पार्ट में पूछा गया है कि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ज़्यादा कौन प्रकीर्णन होता है? कम तो ये होता है, ज़्यादा कौन होता है? बैंगनी होता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मिलान करना है। और देखिए क्या आएगा, फोटोग्राफिक कैमरा जो होता है उसमें क्या होता है, फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसका हम मिलान करेंगे। वो कैसा होता है? चौरस होता है। प्रेस बायोपिया जो होता है वो क्या होता है? प्रेस बायोपिया हमारा बायोफोकल चश्मा में होता है, वो उसको द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में हम क्या किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का, क्योंकि दूर की दिखाई नहीं देती इसमें वस्तुएं। श्वेत मंडल जो होता है वो उसका मिलान हम करेंगे उभरा हुआ गोल भाग। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो होता है हमारा दृष्टि पटल पे बनता है। उसके बाद में 180 डिग्री क्या होता है भाई? 180 डिग्री जो होता है वो दोनों नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र होता है। और 25 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। मोतियाबिंद जो होता है वो किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? शल्य चिकित्सा। और नेत्रदान जो होता है ना वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद 10-15 मिनट में हो जाता है। तो उसके बाद में देखिए आगे 28 के प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में सही और गलत छाटिए। तो इसमें देखिए सही और गलत आपको बताने हैं, क्या सही है और क्या गलत है। रंगों की संवेदना रेटिना पर शंकु प्रदान करते हैं। तो शंकु प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। रंगों का शंकु ही प्रदान करते हैं, क्योंकि शंकु एक टाइप से क्या होती है? कोशिका होती है आँख के अंदर। तो वो रंगों की संवेदना के बारे में बताते हैं। नेत्रदान में 2 घंटे लगते हैं। नहीं, नेत्रदान में 2 घंटे नहीं लगते, ये वाला पॉइंट हमारा गलत है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 ही पार्ट थे इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी एग्ज़ाम यानी CBSE टर्म 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप इसके द्वारा अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।